स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पेपर है ये है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2011 का प्राइमरी स्तर क्लास 1 to 5 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दे रखा है। और जो पेपर है ये है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप में ही। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखा है, एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। ऑप्शन डी है पढ़ाने की उत्सुकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी धैर्य और दृढ़ता। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। बी में है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन डी है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें दे रखा है अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक अवस्था। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। फर्स्ट है संरक्षण, सेकेंड है संख्याबोध, थर्ड है क्रमानुसार वर्गीकरण, फोर्थ नंबर है, और 5th है पारस्परिक संबंध की क्षमता। ये पांचों पॉइंट फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ईयर याद रखिएगा 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए है साहसिक कार्यों की क्रिया योजन से। ऑप्शन बी है मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन डी है बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्र का अर्थ होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से।
मन का मानचित्र का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। बिल्कुल ही सही इसका एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स दे रखा है। मन का मानचित्र यानी कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, और किसी भी कार्य को करने से पहले अपने मन में एक रूपरेखा, एक सिंपल सा रूपरेखा जो है वो तैयार कर लेना चाहिए, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कार्य करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों को प्रयोग करना। ऑप्शन सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। ऑप्शन डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन सी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ऑप्शन डी है अच्छा शिक्षक के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे तभी तो वो आंसर सही तरीके से और सटीक आंसर को समझ पाएंगे, तो क्वेश्चन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। ऑप्शन बी है संवेग प्रेरक अवस्था जन्म 2 वर्ष। ऑप्शन सी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन डी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष एवं उससे ऊपर की होती है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर। औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थितियों में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। 12 वर्ष के ऊपर के बाद बच्चों का जो व्यवहार है वो परिपक्व हो जाता है, वो सोचने और समझने के योग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन ए है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन सी है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए।
ऑप्शन डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो शिक्षा समृद्ध हो सकता है, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं, इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएंगे तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। अगर हम वास्तविक जो दुनिया है उससे कोई उदाहरण लेके बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे बहुत ही जल्दी चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि वो वास्तविक जो दुनिया है उससे वो रिलेट कर पाते हैं, उसको वो रोज़ देखते हैं, समझते हैं। तो वो जो वास्तविक चीज़ों को दिखा के हम जो चीज़ें समझाते हैं तो वो बहुत जल्द कैच करते हैं, समझ पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन ए है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। ऑप्शन सी अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दे रखा है, क्योंकि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। सीखना जो है एक व्यापक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल ही सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये बिल्कुल भी सही है। अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसा प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं से कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। अगर एक शिक्षार्थी जो है वो कुछ सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसकी रुचि, अगर उसको कुछ सीखना है तो सीखने के प्रति रुचि होनी चाहिए। अगर रुचि होती है तो एक शैक्षिक संस्थान की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होती है। शिक्षार्थी जो है वो कहीं से भी अधिगम प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ऑप्शन ए है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन बी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो हैं उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसकी व्याख्या में दे रखा है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन बी है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ऑप्शन सी है सानिध्य यानी कि संगति की आवश्यकता। ऑप्शन डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन बी है सभागार, ऑप्शन सी है घर, ऑप्शन डी खेल का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये CDP का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगी। आई होप अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।